चलिए शुरू करते हैं। पैसेज आपके सामने दिख रहा है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। ये पैसेज है। अब हम लोग इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है कि इब्ने मरियम किसे कहते हैं। तो दोस्तों इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, क्योंकि उनकी माँ का नाम मरियम था और वो बिना बाप के पैदा हुए थे। अगला सवाल ये है कि अगर कोई किसी को बुरा कहे तो क्या करना चाहिए। तो शायर नज़्म में कह रहा है कि न सुनो गर बुरा करे कोई, यानी कि अगर कोई किसी को बुरा कह रहा है तो हमें सुनना नहीं चाहिए, किसी की बुराई और गीबत नहीं सुनना चाहिए। अगला सवाल है कि शायर खता करने वाले के साथ कैसा सलूक करने के लिए कह रहा है। तो शायर नज़्म में कह रहा है कि बख्श दो गर खता करे कोई, यानी कि अगर कोई गलती कर रहा है, खता कर रहा है तो उसे बख्श देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। यानी कि शायर गलती करने वाले को बख्श देने के लिए कह रहा है। अगला सवाल है कि गलत रास्ते पे चलने वालों के साथ क्या करना चाहिए। तो शायर कह रहा है कि रोक लो गर गलत चले कोई, यानी कि अगर कोई भी शख्स गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसे हमें रोक लेना चाहिए, उसे गलत रास्ते पे नहीं चलने देना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि शायर ने हाजतमंदों के लिए क्या करने को कहा है। तो शायर ने हाजतमंदों की हाजत पूरी करने को कहा है। अगला सवाल है कि हाजत के माने क्या होते हैं। तो दोस्तों हाजत के माने होते हैं ज़रूरत के, और हाजतमंद यानी कि ज़रूरतमंद जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। तो हमने नज़्म और उससे रिलेटेड सवालों को देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे नस्र की। नस्र यहाँ पे है जो कि बहुत लंबी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, नस्र पढ़ने के बजाय हम लोग पहले सवालों को पढ़ लेंगे। जब हम लोग सवाल को पढ़ लेंगे तो हमें नस्र से सवालों के जवाब ढूंढने में आसानी होगी। पहला सवाल है कि हज़रत महल का बचपन कहाँ गुजरा। दूसरा सवाल है कि उनको हज़रत महल का खिताब किसने दिया। तीसरा कि वाजिद अली शाह ने बिरजेश कद्र को मुकर्रर किया, क्या मुकर्रर किया वो आपसे पूछा जा रहा है। अगला कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस गर्ज से, यानी कि उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की थी वो क्यों कायम की, उनका मकसद क्या था। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को कहाँ नज़रबंद किया। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि हज़रत महल ने अंग्रेज़ी हुकूमतों के ख़िलाफ़ क्या किया। और फिर इससे रिलेटेड सवाल है कि उन्होंने किसकी मदद से अवध को अपने कब्ज़े में कर लिया। और फिर पूछा जा रहा है कि हज़रत महल ने महल की औरतों के लिए कौन सा ग्रोह तैयार किया और अज़्म के मानी क्या होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये सवाल हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। अब हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं ताकि हमें आसानी हो सवालों के जवाब ढूंढने में। पैसेज में कहा जा रहा है कि बेगम हज़रत महल अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। जो हज़रत महल थी वो किसकी बीवी थी, वाजिद अली शाह की। वो फैज़ाबाद के एक गरीब घराने में पैदा हुई थी। माँ बाप ने उनका नाम उमराव रखा था, यानी कि बेगम हज़रत महल का असली नाम उमराव था। उनका बचपन कहाँ पे गुजरा, फैज़ाबाद में गुजरा। जब वो लखनऊ आई तो वाजिद अली शाह की बेगम बनी, यानी कि जब वो फैज़ाबाद से लखनऊ आई तो उनकी शादी वाजिद अली शाह से हो गई। वाजिद अली शाह अवध के तख्त पर बैठे तो उन्होंने अपनी चहेती बेगम को हज़रत महल साहिबा का खिताब दिया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना कि किसने हज़रत महल का खिताब दिया, तो उसका जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। और उनके बेटे बिरजेश कद्र को अपना वली अहद मुकर्रर किया, यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला इसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। आहिस्ता आहिस्ता यह कंपनी हुकूमत के कामों में दखल देने लगी। हर रियासत में उनका एक नुमाइंदा रहता था। अवध में हुकूमत का सारा इंतज़ाम धीरे धीरे कंपनी के नुमाइंदे ने अपने हाथ में ले लिया और आखिरकार कंपनी की हुकूमत ने वाजिद अली शाह को तख्त से उतार कर कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया और अवध पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त अवध में ऐसे बुलंद हौसला लोग बहुत कम थे जो कंपनी के खिलाफ उठते और बादशाहत को वापस लाने की हिम्मत करते, मगर हज़रत महल बेगम
चुपकी न बैठ सकी, उन्होंने अपने बेटे को तख्त पर बैठा दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। क्या किया? ऐलान जंग कर दिया। अंग्रेज़ी फ़ौज ने मुकाबला करने के लिए उन्होंने दिल्ली की ताजदार बहादुर शाह जफ़र, नाना साहब पेशवा और मौलवी अहमदुल्ला शाह से मदद मांगी। अहमदुल्ला शाह की मदद से उन्होंने 11 दिन के अंदर अंदर अवध को अपने कब्जे में कर लिया। किसकी मदद से? अहमदुल्ला शाह की मदद से। आगे पैसेज में कहा जा रहा है कि बेगम हजरत महल बहुत ही सरगर्म खातून थी। उन्होंने महल की औरतों का एक फौजी गिरोह तैयार किया। महल की लौंडियाँ, बांदियाँ और उनकी निगरानी में रोज़ कवायद किया करती थी, यानी कि मश्क किया करती थी, प्रैक्टिस और अभ्यास किया करते थे। उन्होंने जासूस औरतों की भी एक जमात तैयार की थी। उनके मातहती में अवध की बहुत सी औरतें मर्दाना लिबास पहनकर हथियार सजाकर जंग करती थीं। तो ये था पैसेज। अब इससे रिलेटेड सवालों को देख लेते हैं। पैसेज में कुछ बातें छूट रही हैं कि बेगम हजरत महल के मुख्तलिफ मोर्चों पर आम फौजों के साथ शरीक होकर करती थी। उनकी मौजूदगी की वजह से आज़ादी के मतवालों का जोश और बढ़ता गया। इस तरह से 2.25 बरस तक अवध की आज़ादी की जंग जारी रही। अब इससे रिलेटेड पहला सवाल यह है कि हजरत महल का बचपन कहाँ गुजरा। तो वो कहाँ पे पैदा हुई थी? फैज़ाबाद के एक गरीब घराने में उनका बचपन का नाम उमराव था, इसलिए उनका बचपन कहाँ पे गुजरा? फैज़ाबाद में गुजरा। और जब वो लखनऊ आए तो उनकी शादी किससे हो गई? उनकी शादी वाजिद अली शाह से हो गई। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि उनको हजरत महल का खिताब किसने दिया? तो वाजिद अली शाह ने उनको हजरत महल का खिताब दिया था। अगला सवाल है कि वाजिद अली शाह ने बिरजेश कद्र को मुकर्रर किया। बिरजेश कद्र कौन था? बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह का बेटा था। उस वाजिद अली शाह ने उसको अपना वली अहद यानी कि जानशीन उत्तराधिकारी मुकर्रर किया, घोषित किया। अगला सवाल कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस गरज से कायम की? जैसा कि पैसेज में कहा जा रहा है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो कायम की थी वो तिजारत की गरज से की थी, लेकिन धीरे धीरे वो हुकूमत के कामों में दखल अंदाजी करने लगे थे। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो तिजारत करने की गरज से ही ईस्ट इंडिया कायम की थी, ये होगा। अगला सवाल ये है कि अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को कहाँ नज़रबंद किया? तो अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नज़रबंद किया था। अगला सवाल कि हज़रत महल ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या किया? तो दोस्तों जब अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को नज़रबंद कर दिया और उनके हुकूमत पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। अगला सवाल है कि उन्होंने किसकी मदद से अवध को अपने कब्ज़े में कर लिया? तो उन्होंने अहमदुल्ला शाह की मदद से 11 दिन में अवध को दोबारा अपने कब्ज़े में कर लिया था। अगला सवाल ये कि हज़रत महल ने महल की औरतों के लिए कौन सा गिरोह तैयार किया? तो जो महल की औरतें थी उनके लिए उन्होंने एक फ़ौजी गिरोह तैयार किया जो कि मर्दाना लिबास पहन के और जासूसी भी करती थी और जंग भी लड़ा करती थी। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है वो ये है कि अज़्म के माने क्या है? दोस्तों अज़्म के माने हैं पक्का इरादा के। जो बहुत सॉलिड हमारा जो इरादा होता है उसी को अज़्म कहते हैं। तो अज़्म के माने हम कह सकते हैं इरादा के। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अनसीन पैसेज से रिलेटेड 15 सवालात हल किए। कहा जा रहा है कि एक प्राइमरी टीचर तालिबे इल्मों की सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकती है। अगर मैं एक प्राइमरी के टीचर की बात करूँ तो वो बच्चों की जो लिसनिंग स्किल है उसके डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दे सकती है? पहला ऑप्शन है खास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर। जी हाँ दोस्तों, जो स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं सुनने की उनको आप दैनिक जीवन के डेली के जो काम हैं उनसे जब आप जोड़ देंगे तो बच्चों की जो सुनने की जो महारत है, जो उनका श्रवण कौशल है उसका विकास होगा। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल ये कि एक टीचर तालिबे इल्म के गलत जवाब पर मुस्बत ढंग से उसका हौसला बढ़ाती है, अपनी समझ का मुजाहरा करती है। यानी कि एक टीचर है, बच्चे उससे गलत आंसर देते हैं फिर भी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो तालिबे इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना
ये कर रही है, या फिर वो लिसानी नशोनुमा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही है, या फिर आमोजिश के मुख्तलिफ मुतअय्यन उसूलों को अख्तियार कर रही है, या फिर इदराकी नशोनुमा को बढ़ावा दे रही है। तो दोस्तों बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, फिर भी टीचर पॉजिटिव रिस्पांस इसलिए कर रही है कि बच्चों का जो लिसानी नशोनुमा है, यानी कि जो उनका भाषा विकास है, वो रुकने ना पाए। अगर गलत जवाब देने पे टीचर बच्चों को डांट देगी, उनको डीमोटिवेट करेगी, तो बच्चे बोलेंगे ही नहीं, और जब बच्चे नहीं बोलेंगे तो उनका भाषा विकास नहीं होगा। तो वो पॉजिटिव रिस्पांस इसीलिए टीचर दे रही है गलत जवाब पर भी, ताकि बच्चों का जो लिसानी नशोनुमा है वो बढ़े, यानी कि उनका भाषाई विकास हो। अगला सवाल है कि अदब की एक ऐसी सिन्फ जिसमें मुसन्निफ अपने सफ़र का हाल अदबी अंदाज में बयान करता है, वो है, यानी कि आप कहीं पे घूमने गए, आप एक मुसन्निफ है, अब उस घूमने गए जहाँ पे उस सफ़र का आप हाल अगर आप अदबी अंदाज में बयान कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग सफ़रनामा कहते हैं। जैसे लंदन की एक रात जो है वो सज्जाद ज़हीर की क्या है, सफ़रनामा है। अगला सवाल है कि सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर किया जाता है। आपने देखा होगा सबक में क्या होते हैं, फ़ोटोज़ और चित्र लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? तो दोस्तों ये जो फ़ोटोज़ होते हैं ना, ये जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अमूर्त विचारों को नहीं समझ पाते हैं, तो अमूर्त विचारों को समझाने के लिए बच्चों की बुक में मूर्त रूप से फ़ोटोज़ लगा दिए जाते हैं, पिक्चर्स लगा दी जाती हैं, ताकि बच्चे किसी शब्द के बारे में पहले पढ़ें, जैसे उनको हाथी बोला जाए, तो अब वो हाथी को ऐसे सोच के नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब उनको हाथी का चित्र दिखा दिया जाएगा तो क्या करेंगे, वो हाथी उनके लिए अमूर्त था, लेकिन जब वो हाथी को देख ले रहे हैं तो वो मूर्त रूप से हाथी का फ़ोटो देख पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग तस्वीर या फिर वज़ाती तस्वीर का इस्तेमाल सबक में करते हैं, क्योंकि ये बच्चों का जो अमूर्त विचार होता है उसको समझने में ये मददगार होता है, यानी कि ये जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं। अगला सवाल कि पढ़ने में दुश्वारी को क्या कहते हैं। पठन अक्षमता हिंदी में कहा जा रहा है, तो पढ़ने की दुश्वारी को हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। जो डिस्ग्राफिया होती है, डिस्ग्राफिया लिखने में दुश्वारी होती है, और जो डिसकैलकुलिया होती है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है। अगला सवाल कि क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है। अगर आपने प्राइमरी के क्लासेस देखे होंगे तो उनकी दीवार पे बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनी होती है। क्यों बनी होती हैं? पहला ऑप्शन है कि हरूफ तर्जीह के बड़े चार्ट को चस्पा करना, ये मतलब है। दूसरा है कि मुख्तलिफ नज़मों को उनकी वज़ाती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। तीसरा है क्लासरूम की दीवारें रंगीन बनाना। या फिर चौथा है कि पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। तो क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन जो तस्वीरें होती हैं उनका मतलब ये है कि जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक बच्चों को आप तहरीरी मवाद को दीवारों पे चिपका दें। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि सीखने के लिए, ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से सबसे ज़्यादा अहम कौन है। लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या, किताबें पढ़ना है, फिल्में या ड्रामे देखना है, तदरीसी आमोज़ी मवाद यानी कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करना, या फिर समाजी तामुल। समाजी तामुल को हम लोग क्या कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, और अंग्रेजी में सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। यानी कि जब आप समाज में जाएंगे, समाज के सामने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, तभी तो आप ज़बान सीखेंगे। तो ज़बान सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो समाजी तामुल है। अगला सवाल ये है कि मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत है। अगर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्या मतन के मानी समझना है, या फिर तेज़ रफ्तार से पढ़ना कि आप कितना फास्ट पढ़ ले रहे हैं ये है, या फिर सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, या फिर सभी एराबों का दुरुस्त इस्तेमाल। तो दोस्तों जो पढ़ना कौशल होता है ना, उसकी डिफिनीशन ही यही होती है कि आप किसी भी रिटर्न सामग्री को इस तरह से पढ़ें कि आप उसका अर्थ ग्रहण भी करें। तो मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखता है
वही है कि आप मतन को पढ़ते हुए, पैसेज को पढ़ते हुए उसकी मीनिंग भी समझें, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल है कि डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है, तो इससे मुताल्लिक एक सवाल पीछे भी गुजर चुका है। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने में दुश्वारी जो होती है इसको हम लोग डिसलेक्सिया यानी कि पठन अक्षमता कहते हैं। अगला और आखिरी सवाल, स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते कहलाते, यानी कि वो स्कूल जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हों, एक्सेप्शनल चाइल्ड हों या फिर फिज़िकल हैंडीकैप चाइल्ड हों, कोई भी बच्चे हों, सभी प्रकार के बच्चे जो एक साथ एक ही समय पर एक ही सिलेबस के द्वारा जब पढ़ाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको हम लोग इंक्लूसिव स्कूल यानी कि समावेशी स्कूल कहते हैं, समावेशी विद्यालय का, जिसको हिंदी में मुश्तमिल कहा जाता है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किए उर्दू पेडागोगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले साल सीटेट की परीक्षा में पूछे गए थे। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट बना के आपके सामने पेश कर दिया, इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मैंने कोशिश ये की है कि जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको मैं हिंदी और अंग्रेज़ी में बताऊं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी और अंग्रेज़ी में बताने से फ़ायदा ये होगा कि आप हिंदी की पेडागोगी पढ़ेंगे तो वहाँ से चीज़ें जो आप लोग समझे रहेंगे उसी को आप उर्दू की पेडागोगी में ट्रांसलेट करके आप आसानी से आंसर कर सकते हैं और सही आंसर करेंगे, क्योंकि उर्दू की कोई भी पर्टिकुलर बुक मार्केट में नहीं दिख रही है उर्दू पेडागोगी के लिए। दोस्तों आपको अगर उर्दू के स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7275549890। इस नंबर पर आपको यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल PDF के रूप में मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। तो थैंक यू वेरी मच।